हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अपना नमी सर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन में। बच्चों, अलजेब्रा का पेपर जो कि 6 मार्च को था और आपने उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देकर दिल खुश कर दिया। अब यही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं ज्योमेट्री के पेपर में जो कि 9 मार्च को है। बच्चों, मिशन वही है, बस 6 को उल्टा कर दिया हुआ है। सो टेंशन नहीं लेना है। ज्योमेट्री में तो आप लोग प्रो हो पहले से ही, तो बेहतरीन तरह से आप पेपर लिखने वाले हो। सो अभी ये जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, प्योरली ये जो कंटेंट होगा ये रिवीजन कंटेंट होगा। जैसे पहला चैप्टर मैंने लिया है सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी में कौन सा थियरम है, अगर मुझे लग रहा है कि वो थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन सा किस थियरम के बेस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और इसका आप करोगे प्रैक्टिस, और जहां मुझे लगेगा कि ये मुझे सॉल्व करके देना चाहिए वो थियरम और वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी, पहला चैप्टर, और उसका ही पहला टॉपिक आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बच्चों, बीपीटी जो है एक शॉर्ट फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम का। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो उनको बीपीटी याद रहता है कि एग्जाम में कहीं बीपीटी लिख के आएगा तब वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है एग्जाम में आपको डायरेक्ट बीपीटी नहीं आता, कभी कभी आ गया तो ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिख के आता है। क्या स्टेटमेंट आता है देखो जरा, कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the line divides those sides in the same proportion। मैं आपको समझा दूंगा इसको। तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमने पहले से याद नहीं किया हुआ है, इसको समझा नहीं हुआ है हमने, तो हम समझ में नहीं आता कि ये बीपीटी में, तो थ्योरम हमें आते हुए भी हम नहीं लिख पाते। तब क्वेश्चन पेपर में आया हुआ बीपीटी थ्योरम हमसे पूछता है, भाई पढ़ा था क्या? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें ये स्टेटमेंट भी समझना है ताकि इससे पहचान सके कि वो बीपीटी है। चांसेस हैं इसको एग्जाम में आने के। तो बीपीटी मोस्टली क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को एक लाइन है ना, मानते हैं ये लाइन एल है, ये लाइन क्या कर रही है, दो साइड्स, डिफरेंट साइड्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका एक का पॉइंट का नाम है डी और दूसरे का है ई। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सॉल्व आप करना, क्योंकि मैं अगर लिख लिख के करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? तो और ये जो लाइन होगी ये तीसरे साइड से पैरेलल होगी, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरे साइड से पैरेलल है। देखो, लाइन पैरेलल टू अ साइड, एक साइड से पैरेलल है ट्रायंगल के और इंटरसेक्ट कर रही है बची हुई दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तब लाइन डिवाइड्स दो साइड्स, ये साइड्स को जो है वो डिवाइड करेगी एक सेम प्रोपोर्शन रेशो में। मतलब कि अगर ये डिवाइड कर रही है, ये पैरेलल है, तो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करना मतलब कि AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। यही हमको यहाँ प्रूफ करना होता है बच्चों, ये देख लो जरा, यही हमको प्रूफ करना होता है। तो ये इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन या तो ये थियरम 100% आएगा एग्जाम में, आप इस चीज को देख लेना, इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि थियरम नहीं आता है तो एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज थियरम आ जाता है। तो अगर मान लीजिए थियरम आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे जनरली कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल बनते हैं। एक तो देखो ADE, फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें मैंने लिख दी है क्योंकि आप लिखोगे। एक तो BDE और DCE, ये देखिए, ये हुआ एक ट्रायंगल, ये हुआ एक ट्रायंगल, ये हुआ दूसरा ट्रायंगल और ये हुआ तीसरा ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल आ गए। अब क्या करोगे बच्चों, एक काम करना है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये पहला ट्रायंगल है, इसको छोटा सा लिख देता हूँ, पहला ट्रायंगल। अब क्या करना कि इस ट्रायंगल का ADE का एक हाइट जनरेट करना, एक हाइट बनाना। अब आप ध्यान दोगे कि ये जो ADE का हाइट है और BDE का हाइट है, दोनों सेम हाइट हो गए, तो आप इन दोनों को
कंसिडर कर लेना, इन दोनों को कंसिडर कर लेना, दोनों ट्रायंगल की एरिया निकाल लेना। अच्छा बच्चों, जब आप दो ट्रायंगल की एरिया निकालते हो, ध्यान दो जरा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपको तो पता है हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाता है, बचता है बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, इसका हाइट बाहर से देखना, बाहर से देखना, इसका हाइट जो है वो यहाँ पे मैं ईपी दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, ईपी है। और ए डी ई का भी हाइट क्या है, ईपी है। समझ में आया क्या? तो दोनों का हाइट जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बेस बचेगा, एडी अपॉन डीबी। लिख देना प्रॉपर्टी कि एंगल ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बेस बचेगा। तो इन दोनों का ये हो गया बेस। सिमिलर प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अब आप क्या करिए, अब क्या करिए कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, नाम दे दीजिए क्यू, क्यू नाम दे दीजिए इसको। तो जब आप इसको क्यू नाम दे दोगे तब हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल कौन सा है, एक तो एडीई है, दूसरा मेरे पास डी ई सी बचेगा। अच्छा इन दोनों का हाइट क्या है, इन दोनों का हाइट हमने अभी अभी निकाला, जो डी क्यू इनकी हाइट बन जाएगी। तो डी क्यू हाइट बन गया तो सेम हाइट है, कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ तो कैंसिल ही हुआ पड़ा हुआ है। तो क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी, वो दो वाला रेशो भी मुझे मिल गया बच्चों। अब हमारे पास बचे दो एरिया, दो ट्रायंगल की एरिया, ए वाली, अगर इन दोनों को मैं सिमिलर कर दूं तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं। हमारे दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 के लिए हम जाएंगे, तो क्या करना रहेगा, आप ये वाला ट्रायंगल ले लेना, ये वाला ट्रायंगल ले लेना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, डी, और पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो करके इनका हाइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब इनका हाइट इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 1 आ गया रेशो। तो दोनों भी इक्वल हो गए, दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप बोल सकते हो कि भाई जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, सबका एरिया इक्वल आ रहा है, तो उनके जो बेस हमने लिखे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थ्योरम है ये, इसके ऊपर एप्लीकेशन। ऐसा ट्रायंगल किसी भी जगह पे बीच में आ जाएगा, पता है वो 3 ट्रायंगल वाला है ना, वो डबल लाइन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड्स के लिए, इसी के एप्लीकेशन के बेस पे वो सॉल्व होता है, एक्टिविटी में मोस्टली आता है वो। ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। अब बीपीटी बोल के हम इन दो प्रॉपर्टीज को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल और दूसरा है 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्जल। फर्स्ट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, जो एप्लीकेशन में आते हैं। इसका कहना क्या होता है, जैसे कि ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को कोई रे जो है बाइसेक्ट कर रहा है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो ऐसा बता दिया, मुझे जो आया था ट्रायंगल वो इस तरह से ट्रायंगल था और इधर से बाइसेक्ट कर रहा था। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं नाम दे देता हूँ PQRS, है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो कहीं से भी बाइसेक्ट करे, एप्लीकेशन है, फॉर्मूला रूल वही लगाना पड़ेगा। तो अभी क्या आ गया, ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ABC में एंगल BAC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, रे AD जो है उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान देना पहले। तो आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए AB अपॉन AC, है ना, जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट होने वाली दो साइड्स कौन सी हैं, पहले लिख लो। जैसे देखो ये साइड स्टार्ट है AB, दूसरा स्टार्ट है AC, लिख दो उन दोनों का रेशो कि AB अपॉन AC। अब जो लाइन बाइसेक्ट, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है, तो वो दो प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है। वो दो प्रोपोर्शन कौन सा है, देख लो, BD और DC। अब बच्चों आपको ध्यान देना है, यहां पे भी समझने वाली बात है, आंसर रॉन्ग आ जाता है। पहले मैंने यहां क्या लिखा है, पहले यहां क्या लिखा है, AB, ये रहा AB। अगर मैंने पहले यहां पे AC लिखा होता तो मैं CD अपॉन DB लिखता,
ये सीक्वेंस याद रखना। मैंने पहले अगर यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है तो जो दूसरा प्रोपोर्शन रेशो बनने वाला है वो बी डी और डी सी का बनेगा। तो याद रखना कि अगर ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी, कैसे? क्योंकि ये ए बी से स्टार्ट हुआ है, इसके वजह से ये वाला पार्ट मैंने पहले लिखा है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं एक उसी के बेस पे फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। जैसे मैंने लिया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में जो रे क्यू एस है वो पी क्यू आर को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट होने वाला एंगल हो गया। अच्छा, ये अगर बाइसेक्ट होने वाला एंगल है तो सबसे पहला काम करूंगा कि मैं इससे जनरेट होने वाली दो साइड्स को लिख लूंगा प्रोपोर्शन में। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, सॉरी क्यू पी अपॉन क्यू आर, बराबर। अब मैंने लिख लिया क्यू पी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, पहले क्या लिखा, क्यू आर की क्यू पी, पहले क्यू पी है तो क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन एस आर, पी एस अपॉन एस आर। अब इसमें से कोई भी तीन चीज आपको दी हुई रहेगी और चौथी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगी, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। देखते हैं, थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक्टिविटी भी आपको पूछी जाती है, एक्टिविटी में इस चीज को पूछा जाता है, क्वेश्चंस भी इसके बेस पे आता है। देखिए क्या है कि मेरे पास तीन लाइन है एल एम एन और इनको दो ट्रांसवर्सल हैं एक्स और वाई, है ना। जब आप इसको प्रूफ करने जाओगे ना, जब प्रूफ करने जाओगे तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उस कंस्ट्रक्शन के बेस पे आप बीपीटी, दोनों साइड से बीपीटी का थ्योरम अप्लाई करके प्रूफ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैंने करवाया भी हुआ है, वो रेफर कर लेना आप। फिलहाल हम देख लेते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। तो सिंपल सी बात है, जब तीन पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल कट करते हैं तो टोटल, एमसीक्यूज में भी पूछता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जनरेट होते हैं, 6 पॉइंट्स जनरेट होते हैं और उनका जो रेशो प्रोपोर्शन बनता है दैट इज पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ जी। ये इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये पूरा का पूरा एक्टिविटी एज अ थ्योरम आपको आ सकता है। होप बच्चों ये आपको समझ में आया और प्रैक्टिस करना है, ये कंफर्म याद रखना आप कि सिर्फ देख के काम नहीं होगा, सॉल्व करना होगा। जो चीज मैं एक्सप्लेन कर दिया उसको सॉल्व भी करना है आपको। देख लीजिए इसको बच्चों, ये सिमिलैरिटी चैप्टर का एकदम धुरंधर थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है ना, बीपीटी के टक्कर का है। तो समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, और जितना ये इंपॉर्टेंट है, जितना लेंथी दिखता है उतना है नहीं, ये है बहुत ही सिंपल। डिस्कस करते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे। देखिए क्या दिया है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दे दिया है तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। परफेक्ट। नाउ तो प्रूफ क्या करना है, बोलता है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब इस साइड का स्क्वायर अपॉन इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर अपॉन इस साइड का स्क्वायर, और ये साइड का स्क्वायर अपॉन इस साइड का स्क्वायर इक्वल होता है भाई, ये ऐसा बोल रहा है। तो प्रूफ कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कुछ नया नहीं किया, मैंने एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी पे और पीएस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यूआर पे। आइए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एक अच्छी चीज ये है कि जब मुझे दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है ना, इस्तेमाल बाद में करेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, पहले इनकी एरिया फाइंड आउट कर लें, है ना, पहला काम करेंगे, है ना। प्रूफ में थोड़ा सा मैं आपको लिख के दे देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बच्चों अब एरिया निकालना तो आपको मालूम है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले का जो बेस देखो क्या है, BC इंटू हाइट क्या है, AD। दूसरे का देखिए जरा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, देखो यहाँ पे QR लिख दिया, इंटू हाइट क्या है, PS है, PS लिख दिया। अब आपको पता है कि ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखते थे तो भी चलता था। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को लिख सकता हूं क्या कि बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। रीजंस मैं बोलता जाऊंगा, आप मेंशन करते जाना है ना। मैं यहाँ पे आपको पूरी तरह से लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समराइज कर रहा हूँ। ये चीज मुझे मिल गई। अब मुझे दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, गिवन है, बोलो नहीं दिया है, यही दिया है। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो गिवन है ना। कुछ चीजें लिख देता हूं मैं। अच्छा, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, है ना, आप जानते हो। तो क्या मैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। मैं इस तरह से लिख सकता हूं। करस्पॉन्डिंग साइड से तीसरा भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, लिख दो ए सी अपॉन पी आर। ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, भाई ये इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। एक चीज और, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल भी तो इनका इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं बोल दूंगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहां पे क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स की बजाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने। देखो जरा, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, बाद में सबको कनेक्ट करता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। खैर हमारे काम के ये दोनों हैं, ठीक है। ये तीसरा भी आपने लिख दिया तो बुरा नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो इतनी बातें तो हो गई हमारी। अब क्या, अब देखना बच्चों, याद रखना कि ये दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। तो मेरे पास क्या है, देखिए लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी या ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे तो जरा देखो कि एंगल ए डी बी वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी एस क्यू के। पता है ना क्यों, है ना। ईच एंगल 90 डिग्री लिख देना यहाँ पे, ईच एंगल 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। और ये एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल बी भी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये देखो बी और क्यू हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम थ्री लिख दिया। अब ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए, देखो सिंस ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, है ना, क्या ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मैंने इनको भी जो है इक्वल कर दिया। समझ में आ रहा है कि आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बच्चों उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो प्रोपोर्शन में होती हैं। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि AD अपॉन PS इज इक्वल टू BD, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। तीसरा भी लिखना है तो आप लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हो जाए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं, है ना। अब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सबको हम एक एक करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों एक बात याद रखो कि यहां देखना जरा, ये जो BC अपॉन QR है, क्या मैं BC अपॉन QR को, है ना, BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ लिख सकता हूं क्या? देखना जरा, ध्यान देना, BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ लिख सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा है, ये जो मेरे पास AD अपॉन PS है, ये AD अपॉन PS है, क्या इसकी जगह पे मैं AB अपॉन PQ लिख सकता हूं क्या?
बराबर। तो देखना यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर उसके बाद कहाँ गए हम लोग 2, फिर उसके बाद कहाँ गए हम लोग फोर्थ पे, फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इन तीनों की मदद से मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं लिखने वाला हूं बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह मैं लिखने वाला हूं ए बी अपॉन पी क्यू, फिर आया इनटू ए डी अपॉन पी एस की जगह पे लिखने वाला हूं ए बी अपॉन पी क्यू। अब बच्चों बताओ जरा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। कर सकता हूं कि नहीं, ए बी का स्क्वायर एंड पी क्यू का स्क्वायर। ये कहानी देखो यहीं तक है। अब यही तक खत्म तो नहीं होगा, हमें बाकी भी चीजें संभालनी है, समझानी है कि उसको कैसे आने वाला है। तो क्या फिर से ये सारे प्रोग्राम करेंगे हम लोग ना, ये सारा काम नहीं करना है। सिमिलर लिखना है, यहां लिखना है सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि भाई ये काम हम कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट इक्वेशन 4 लिया था, तो मैंने इसको दे दिया भाई तू 5 बन जा और तू 6 बन जा। अब कुछ नहीं है, सिंपल सा लास्ट स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको लिखना है। सो देयरफॉर फ्रॉम 5th and 6th एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, सबको क्लब कर दो कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर आपके हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह रीजन वगैरह प्रॉपर लिखते जाना। ऑलमोस्ट पूरा थ्योरम मैंने आपको करवा दिया, देख लीजिए इसको। सो आइए बच्चों कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि MNT सिमिलर टू QRS एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, दोनों का एल्टीट्यूड दिया है। एक का दिया है 5 जो T से बनाया गया है, और दूसरे का दिया है 9 जो S से बनाया गया है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया डायरेक्ट, तो हमें पता है ये सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है अभी अभी जो हमने थ्योरम किया है। लेकिन अगर मेरे पास MT होता, MN होता या TN होता और ये सारी साइड्स दी होती, तो डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते थे, है स्क्वायर वाला। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि पूछा हमको TM, है ना, इसका एरिया पूछा, एरिया का रेशो पूछा है, तो हमें या तो TM फाइंड आउट करना है या तो MN फाइंड आउट करना है, और सेम उसके करस्पॉन्डिंग रेशो में वही साइड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी हम उनका स्क्वायर कर सकते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। दिया अगर मुझे परपेंडिकुलर वाला पार्ट है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज क्या करेंगे बच्चों कि अगर हमें गिवन है, क्या गिवन है ना, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस करना पूरा। अगर मुझे गिवन है कि ट्रायंगल MNT सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, अगर ये मुझे गिवन है ना, ये अगर गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मुझे सबकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूंगा। तो इस ट्रायंगल में मैं ये Q और M को बोल सकता हूँ इक्वल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये चीज मुझे मिल गया यहाँ पे। बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 ट्रायंगल ले लूंगा। कौन कौन से, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इन ट्रायंगल मैट MAT एंड ट्रायंगल QBS। अब इसको
इसको सिमिलर बनाना मेरा काम है। तो सिमिलर कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान देना कि मैट और क्यूबीएस को अगर मुझे सिमिलर बनाना है तो एक एंगल देखो जरा, एंगल ए जो है एंगल बी हो जाएगा, 90 डिग्री वाला पार्ट आ गया, लिख देना। दूसरा हमने अभी अभी एक यहाँ पे प्रूव किया है ना, बताया वहां से निकाला था, तो उसको फ्रॉम फर्स्ट लिख देना। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम फर्स्ट हो गया। तो ये क्या है, सिमिलर हो गया क्या? तो ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस, ये सिमिलर हो गया। क्या रीजन आएगा? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये सिमिलर हो गया तभी अभी तो हमने किया था, क्या किया था कि भाई टी ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू टी एम अपॉन एस क्यू। क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके मैंने क्या किया, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बना दिया। अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर मैंने इक्वल बना दिया, ध्यान देना जरा, पूछा क्या है, ए एरिया पूछा है ना, तो एरिया क्या होगा जरा देखो, यहाँ पे देखो, ये हमने लिया, इससे मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाली, और ये हमें सिमिलर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो सिमिलर दिया है तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, क्या इसको लिख सकता हूं क्या मैं कि टीएम का स्क्वायर अपॉन एस क्यू का स्क्वायर, टीएम का स्क्वायर अपॉन एस क्यू का स्क्वायर। रीजन लिख देना कि थ्योरम ऑफ सिमिलर एरियाज, रेशो ऑफ, जो भी हमारे पास थ्योरम था वो थ्योरम का नाम यहाँ पे लिख देना। अब उसके बाद जरा देखो कि ये वाला पार्ट जो है मेरा, है ना, इक्वेशन 1 हमने दे दिया था, इसको हमने 2 दे दिया, ये आया हमारे पास 3 नंबर। अब जहां पे टीएम है, क्या वहां पे टीए और एस भी लिख सकता हूं क्या मैं? जहां पे टीएम है वहां पे टीए एस भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, है ना, इक्वल एरियाज वाला जो है, सिमिलर एरियाज वाला लिख देना वहां पे। अब ये हो जाएगा टीएम का स्क्वायर की जगह पे मैं लिखने वाला हूं टीए का स्क्वायर अपॉन एसबी का स्क्वायर, टीए का स्क्वायर अपॉन एसबी का स्क्वायर। अच्छा, ये गिवन है मेरे पास, टीए की वैल्यू कितनी है, 5, सो 5 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 81। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। देख लो बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। 3-4 में जो चीजें आएगी थोड़ा प्रॉपर इसको लिख के एक्सप्लेन करना, तब जाके आप आंसर निकालना। और 1 या 2 नंबर के लिए पूछेगा तो आपको ये कोई साइड दी रहेगी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अभी सहना है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखना बच्चों जरा, मैं सेकंड का डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार बना लेता हूँ कि कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से डायग्राम है, ए बी सी और ये यहाँ पे ऐसा डी दिया है, ये ई दिया है। और ये देखो बीपीटी जैसा नहीं लग रहा है क्या? देखिए कि एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, ये इसके पैरेलल रहेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा, पैरेलल दिया हुआ है, वो पैरेलल रहेगा। ये देखो यहाँ पे दिया है कि डीई ए बी के पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम लग गया। तो पहला चीज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया कि भाई पहले तो इन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया। कौन सा थ्योरम लगा? बीपीटी भाई पढ़ा था क्या? हाँ भाई पढ़ा था, बता। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बीपीटी, लग गया यहाँ पे। अब दिया क्या क्या है, चलो एडी मेरे पास है ना, थोड़ा आप अच्छे से लिखना इसको। डीसी भी मेरे पास है, लिख दो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहां तक कि बीसी भी है, बीसी है। अच्छा, ये पूरा दिया हुआ है बीसी, ओके, पूरा बीसी दिया है और बीई को एक्स माना है,
और बीई को x माना है तो यहाँ पे आ गया x, और EC क्या हो जाएगा, ये पूरा 6.4 दिया है तो देखो ये क्या हो जाएगा 6.4 टोटल माइनस x, 6.4 माइनस x, 6.4 माइनस x आ गया है ना। सारी चीज यहाँ पर हमें BC फाइंड आउट करना है, हमें BC फाइंड आउट, हाँ BC कैसे फाइंड आउट, वो तो दिया है ना, BE फाइंड आउट करना रहेगा बच्चों, यहाँ पे BE रहेगा, BE फाइंड आउट करना रहेगा विच इज x है ना। x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, देखो जरा क्या हो जाएगा, ये हो गया 3x, 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस x इज इक्वल टू 3x, बढ़िया। ये 5 इंटू 6.4 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, होप समझ में आ रहा है। तब क्या करते हैं इसको कि ये 5x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6.4 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो गया। तो 5 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई करके फंसो मत, रुक जाओ। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.6.4, 5 इंटू 6.4 अपॉन 8, ध्यान दो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 0.4 आ गया, और यहाँ पे 8 पंजे 40, x इज इक्वल टू 40, और ये पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 आ गई। ये x जो हमको फाइंड आउट करने पूछा था वो आ गया 4। होप समझ में आया आपको, इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के एप्लीकेशन आ जाते हैं बीपीटी के, थ्योरम नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा, है ना, क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये सारी चीजें परपेंडिकुलर हैं, है ना, एडी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो लिख देना गिवन में, आप लिख देना गिवन में क्या क्या चीजें दी हुई है, गिवन में वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट लिख देना, सब का परपेंडिकुलर है कि PA परपेंडिकुलर ऑन AD, QB परपेंडिकुलर ऑन AD, RC परपेंडिकुलर ऑन AD, SD सब लिख देना वहां पे परपेंडिकुलर, और ये गिवन क्या है वो देख लेना। अब याद रखो कि जो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला बात होता है ना, ये देखिए ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ऐसे लिखना चाहूं PQ अपॉन AB, QR अपॉन BC, RS अपॉन CD, इस तरह से लिख देता हूं, तो मैं रेशो में लिखता हूं कि PQ रेशो QR रेशो RS इज इक्वल टू AB रेशो BC रेशो CD, ये आपस में इक्वल हो, ये आपस में जो है इक्वल है, रेशो इज क्यों, प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, है ना, टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का है शायद से, देख लेना आप इसको, अभी लिख दिया मैंने, बढ़िया। तो एक बात बताओ, मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे पास PQ QR RS है ना, ये सब में से कुछ नहीं है, लेकिन AB के वैल्यू दिया है 60, रेशो बन जाता है 60 रेशो, BC हो जाता है 70 रेशो, और CD बन जाता है, रेशोज आ गए हैं, लिख दिया वहां पे। अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं और शॉर्ट कर देता हूं, है ना, 10th के मल्टीपल में है ये सब, तो ऐसे लिख सकता हूं क्या कि PQ रेशो QR रेशो RS इज इक्वल टू 6 रेशो 7 रेशो 8, एकदम सिंपल इजी है। मैं इनका कॉमन मल्टीपल ले लेता हूं, है ना, लेट कॉमन मल्टीपल BX, कॉमन मल्टीपल x हो जाएगा तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो 6x, QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 7x, एंड RS की वैल्यू क्या हो जाएगी 8x हो जाएगी, है ना, कॉमन मल्टीपल ले लिया मैंने। अब जरा देखना ये वाला साइड पूरा, ये PS हमको दिया हुआ है, PS दिया है 280, तो मैं लिख लेता हूँ, चलो, सिंस PS इज इक्वल टू 280, तो PS की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस PS इज गिवन ना, PS इज गिवन कि 280, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, PQ प्लस QR प्लस RS, PQ प्लस QR प्लस RS इज इक्वल टू 280। देखो ये पूरा ऐड करेंगे तो आ जाएगा, और PQ की वैल्यू कितनी है 6x, QR की वैल्यू कितनी है 7x, RS की वैल्यू कितनी है 8x इज इक्वल टू 280, बढ़िया। अब चलो सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 5 20 21 21, सो 21x इज इक्वल टू 280, सो x इज इक्वल टू 280 अपॉन 21। अब बच्चों क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड
करके आपको x की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखो जरा, पी क्यू, क्यू आर और आर एस। तो हमारे पास जो पी क्यू है, पी क्यू है 6x, क्यू आर है 7x और ये है 8x। क्या करना है, x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, इसी x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट में लिख देना द वैल्यूज आर सो एंड सो। होप आपको समझ में आया, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सो आइए बच्चों, सेकेंड चैप्टर हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कैसे एक दूसरे को लिंक करते हैं। क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जब आपको ऐसा ट्रायंगल दिखेगा ना, पहले आपने देखा है कि सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में बताता है कि हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं। देखो, पहला कि ए बी सी, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हुआ दूसरा और ये हुआ तीसरा। और ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये तीनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। ये है आपका सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, प्रूफ किया हुआ है, इसका टेक्स्ट बुक में है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। अब इसी सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में कनेक्टेड है हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देख लेते हैं यहाँ पे इसको कैसे करना है। कि ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ये सेम इसी की जैसा दिखेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कहीं पे भी, है ना। यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल को अप्लाई करके जब हम इसको प्रूफ करेंगे, एक बार ये बोर्ड में पूछा भी गया है, इसका थ्योरम पूछा गया है, तो आप थ्योरम भी कर लेना। ये मैं क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि जो ये परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर से साइड के ऊपर, है ना, हाइपोटेनस के ऊपर जो भी लाइन गई हुई रहेगी, हमेशा पहले उसका स्क्वायर ले लेना, दैट इज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है ना, जो हाइपोटेनस है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, है ना। ये देखो, ये पार्ट और ये पार्ट में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ये हाफ पोर्शन में डिवाइड करे, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना, दैट इज एडी इंटू सी डी। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अभी इंपॉर्टेंट जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका क्या कहना है, ये भी, ये और ये डायग्राम भी देखो आपको सिमिलर दिख रहा होगा, है ना। सो ए बी सी, सबसे पहले कि इस ट्रायंगल के अंदर ये बी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम एंड स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन छोटा सा किया कि मैंने उसके ऊपर बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पे, इस तरह से कि ए डी सी एक लाइन में आ गए हैं। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या होता है इसका, ये वाला पार्ट। तो सबसे पहली चीज जो है, आप देखो, क्या ये ज्योमेट्रिक मीन जैसा नहीं लग रहा है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये बाहर वाला ट्रायंगल ये दूसरे ट्रायंगल से और तीसरे ट्रायंगल से क्या है, सिमिलर है। अब जब सिमिलर हो गया है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, पहले मैं लूंगा ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और इसके साथ मैं ले लूंगा ए डी बी। ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा और जैसे सिमिलर प्रूफ करूंगा तो सिमिलर प्रूफ करने के बाद मैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, सिमिलर प्रूफ होने के करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से 2 रेशो निकालूंगा और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इक्वेशन 1, जो भी बनेगा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, अब मैं ये रखूंगा ए बी सी, लेकिन अब मैं बी डी सी ले रहा हूं, मतलब ए बी सी के बाद मैं अब ले रहा हूं बी डी सी। और बड़े आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अगेन मैं इनको सिमिलर प्रूफ कर, दोनों को भी ए टेस्ट से ही प्रूफ करना है। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से प्रूफ कर दिया तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आ गया, जो कि इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2। अब क्या करना है, सिंपल सा मैं ऐड कर दूंगा, एडिंग 1 एंड 2। जैसे दोनों को ऐड करूंगा, फाइनली थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद में हमें मिल जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां से आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एटलीस्ट 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेना,
आसानी से समझ में जाए। और सब कॉन्सेप्ट डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करना, रटना नहीं, इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लिया हो गया, नहीं, एक बार 2 बार इनफ है कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो। एप्लीकेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछेंगे उनके लिए 2 थ्योरम और आपको समझने पड़ेंगे। इनका प्रूफ नहीं है, आपको प्रूफ तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए बोर्ड में, सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, एक्टिविटी आती है, इसके बेस पे तो एक्टिविटी पूछी जाती है। जब 30, 60, 90 थ्योरम हो तब, जैसे एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये आ गया हाइपोटेनस, है ना, तो एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 30 है, तो 60 के सामने AB आता है, और अगर मुझे AB का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े तो उसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज √3/2 इंटू AC, है ना, सिर्फ याद करने की जरूरत है, कहीं से प्रूफ की जरूरत नहीं है इसकी। और अगर 30 डिग्री के सामने BC है और BC की वैल्यू मुझे निकालनी है तो हो जाएगा 1/2 इंटू AC। सेकेंड जो है वो है 45, 45, 90 का थ्योरम। तो बच्चों ध्यान दो जरा कि अगर एक एंगल 90 है और बचे हुए दो 45, 45 है तो ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये दोनों साइड सेम हो गई, दोनों साइड सेम मतलब चाहे ये निकालो बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू BC 1/√2 इंटू PR। PR मतलब हाइपोटेनस, यही है जो AC है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। सो 1/√2 इंटू हाइपोटेनस दैट इज PR। और एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि बताओ कि जो दिया हुआ है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए एकदम अच्छे से याद रखो इसको कि बिग नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर 1 का स्क्वायर प्लस नंबर 2 का स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो वो जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया 4, 5, 3। अब इसमें से तो मैं पहचान सकता हूं भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बिग नंबर। तो बिग नंबर है 5, मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ये इसको इक्वेशन 1 दे देना। अब बचे दो नंबर कौन कौन से जो छोटे हो, 5 से छोटे डेफिनेटली, बट कौन से दो नंबर है वो, एक है 4 और दूसरा है 3। इनका स्क्वायर करो, एक हो जाएगा 16, दूसरा हो जाएगा 9, ये मिला के हो गए 25। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के थ्रू मैं बोल सकता हूं कि 4, 5 एंड 3 या 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, ये एक समरी है छोटी सी जिसके अंदर ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए और ये थ्योरम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, आइए देखते हैं आगे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पाइथागोरस में। अब एक तो ये 1-2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। उससे पहले आता है कि अपोलोनियस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलोनियस थ्योरम, ये 2 थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये जो अपोलोनियस थ्योरम है वो सिंपल तो है लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड है। दो है ना, एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है एक्यूट एंगल, दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, ये आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो पहले हम ये इसके फॉर्मूले लिखना सीखते हैं, क्योंकि अगर ये चीज हमें आ गई लिखना तो आपका देखिए अपोलोनियस थ्योरम क्रैक हो गया, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी रहेगी ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे, आपको सॉल्व करना रहे। पहली चीज देखिए कि एक ट्रायंगल है ना, ABC, जिसके अंदर C एक्यूट एंगल है और AD जो है वो परपेंडिकुलर है ना। मैंने जो वही चीजें लिखी है यहाँ पे जो मैं आपको समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। और जो भी स्टेटमेंट वाला पार्ट है वो टेक्स्ट बुक से आप कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट हैं जो प्रूफ के हैं, थ्योरम के, पाइथागोरस अप्लाई करके करना रहेगा वो आप कर सकते हो वहां से। तो आप देखिएगा कि जो भी एक्यूट एंगल है, चाहे अगर मैं यहाँ से B कंसिडर करूँ या तो C कंसिडर करूँ तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। तो मैंने जैसे C कंसिडर किया है तो C के सामने कौन सी साइड आती है, AB, याद रखना AB आती है, तो सबसे पहले उसका स्क्वायर, और बचे हुए जो 2 साइड्स हैं उनके सम का स्क्वायर ले लीजिए। मतलब अगर मैंने लिख दिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या मेरे पास बचेगा, BC स्क्वायर बचेगा और AC स्क्वायर बचेगा, ये दोनों को मैंने लिख दिया।
याद रखना एक्यूट एंगल में माइनस आता है, ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस आता है। वही काम यहां भी करने वाला हूं, बस खाली प्लस और माइनस का खेल है, प्लस और माइनस का खेल है। इंटू 2 इंटू बेस, 2 इंटू बेस, और वहां से जो है जो एंगल हमने लिया था वहां से जो परपेंडिकुलर है उसका दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू बेस इंटू डीसी। तो क्या हो गया देख लीजिए जरा, इसके सामने आ रहा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड का स्क्वायर, देन बेस का 2 टाइम माइनस बेस का 2 टाइम इनटू जो हमारा एक्यूट एंगल था उससे आपके परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस रहेगा, लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया है कि इसमें सी को ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया है, सी को क्या ले लिया, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे सी एक्यूट एंगल था तो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड है उसी से इक्वल में स्टार्ट करेंगे, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास ये बी सी बचता है और ए सी, ये तो हाइट है ना, बाहर है, ये हाइट है, उसको नहीं लेना है। ये ए सी बचता है, इन दोनों का स्क्वायर ले लिया मैं। बाद में इसी बेस का 2 टाइम इंटू डी सी, है ना, परपेंडिकुलर से डिस्टेंस लेना है ना, जो भी एक्यूट एंगल लिया उससे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस लेना है। डी सी आ गया, बस खाली ये प्लस की जगह माइनस था, माइनस की जगह प्लस, बस ये दो चीज समझिए। ये है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। एक हो गया एक्यूट एंगल, एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे अपोलोनियस में और इन्हीं का इस्तेमाल यहां भी करके इसको सॉल्व करोगे आप लोग। अब देखिए अपोलोनियस थ्योरम में एक ऐसा प्यारा सा डायग्राम आपके पास है जो इसको आपको बना लेना है कैसे बनाना है। और दिया है कि m जो है मिड पॉइंट है और m को मिड पॉइंट देते हैं, ये दोनों चीजें मेरी इक्वल हो गई। बट ये समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग डायग्राम बनाया है, प्रूफ के टाइम पे भी आप बना सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने पहले क्या किया है, मैंने पहले इतने डायग्राम को ले लिया है जिसके अंदर m को मैंने ऑब्ट्यूज एंगल कंसिडर किया है। देखिए इधर छोटा सा, और m को ऑब्ट्यूज एंगल कंसिडर कर लिया है, बेहतर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी स्क्वायर, मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर। बची हुई दो साइड कौन सी है, ये बी एम है और ए एम है, मैंने ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर लिख दिया, परफेक्ट। अब प्लस बेस का ही 2 टाइम इनटू एम डी, ये देखो डिस्टेंस ले लिया। सेम एप्लीकेशन ये एक्यूट वाला ऑब्ट्यूज वाला अप्लाई किया मैंने, ऑब्ट्यूज में प्लस आ गया। अब इसी डायग्राम में इसको हटा दीजिए, मैंने सिर्फ इसको लिया है, इसको लिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे m क्या है, एक्यूट एंगल है, यहाँ पे m ऑब्ट्यूज लिया था, यहाँ m को मैंने एक्यूट लिया। अच्छा m एक्यूट है तो m के सामने कौन है, ए सी स्क्वायर, तो मैंने ए सी से चालू किया, है ना, ए सी से चालू किया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड्स ए एम और एम सी, एक्यूट है तो माइनस आ जाएगा, -2 एम सी इंटू डिस्टेंस जो आपका आ गया एम डी। अच्छा चेंज क्या किया, चेंज ये किया कि ये जो एम सी है, ये जो MC है, MC जो है वो BM के इक्वल है। तो मैंने क्या किया भाई, जहां जहां पे MC था वहां पे मैंने MB लिख दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया। मुझे यहाँ एक इक्वेशन मिला, यहाँ दो मिला। जब दोनों को ऐड करूंगा तो जरा देखिए BM MD और यहाँ से BM MD क्या हो गया, कैंसिल। और ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और साथ में ये एक AM स्क्वायर यहाँ, AM स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, 2AM स्क्वायर, एक MB स्क्वायर यहाँ, एक MB स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा 2MB स्क्वायर। ये हो गया आपका अपोलोनियस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा थ्योरम है। लेकिन ये आने के लिए आपको ये आना जरूरी है, और जो मैंने ट्रिक बताई है कि कैसे फॉर्मूला बनाएंगे वो आना जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे और ये थ्योरम भी प्रूव कर पाओगे। अब मैं अगर बात करूं कुछ क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके बेस पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, आने के चांसेस होते हैं ऐसे स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, है ना, एक रेक्टेंगल बना दिया आपने। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ये 35 दिया हुआ है, और ब्रेथ हमें 12 दिया हुआ है। तो सबको पता है ये सारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये डायगोनल पूछा है हमसे, तो डायगोनल बताने के लिए जरा बताओ, यहाँ पे पाइथागोरस का एप्लीकेशन आ गया, पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, आपको ये मिल जाएगा, डायगोनल आ जाएगा क्या, बड़े प्यार से आ जाएगा। लिख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे ले लिया है। देखिए जरा, हमें प्रूफ करना है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। बच्चों ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि
का दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 4 बार उसको प्रैक्टिस करके लर्न करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में आप कुछ न कुछ कड़ी भूल जाओगे और नहीं लिख पाओगे। तो ज्योमेट्री समझने वाली चीज़ है और बहुत बेहतरीन तरह से मैंने आप लोग को पूरा साल समझाया और आपने बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर किया भी है इसका। तो सिर्फ समझाने वाला, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये डायग्राम है, ये इसके लिए डायग्राम दिया, हमको ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करिएगा बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लेना, एक ट्रायंगल ले लेना PRQ, ट्रायंगल PRQ। अब इसमें R 90 डिग्री है, R क्या है 90 डिग्री है, R जो है एंगल R जो है वो 90 डिग्री है। तो आप पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दोगे? PGT लगा देना। PGT लगाने के बाद M मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, M क्या है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि MR RQ इज इक्वल टू, या RM ले ले या MQ ले ले, RM ले सकते हैं, RM ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कि RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ, RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ। तो मैं यहाँ पे 2RM इज इक्वल टू RQ, या RQ ले लो या MQ ले लो, 2RM आ जाएगा। समझ में? ये RQ का 2 टाइम RM करेंगे तो हमें जाके RQ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है सेम है। ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब वापस आप ट्रायंगल ले लेना, कौन सा? PRM, ट्रायंगल PRM ले लेना। अब PRM में क्या करना रहेगा आपको? अगेन PGT लगाओ और ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ से भी आपको RQ निकालना रहेगा, उसको लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना? सॉल्यूशन देखना, मेरे नोट्स रेफर करना, जो नोट्स में मैंने जैसे करवाए हैं आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजों की जो है प्रैक्टिस आप करोगे, सिर्फ देख के काम नहीं चलने वाला है। लिख लीजिए।